और कैसे हो सब लोग। चलो ये वाला सेट सॉल्व करते हैं हम लोग LR23। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस में आपको निकालना सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये चार खिलाड़ी है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। ये एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मान लो चार खिलाड़ी हैं और हर एक खिलाड़ी दूसरे के साथ में एग्जैक्टली एक बार खेलता है। एग्जैक्टली एक बार। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, ए के कितने मैच हो जाएंगे इसको काउंट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो ए बी का एक मैच होगा, फिर ए सी का एक मैच होगा, फिर ए डी का एक मैच होगा। ठीक है, तो देखो ए सबके साथ में खेल चुका, ए को रूम से बाहर भेज दो। अब कौन कौन बचे, बी सी ओ डी। अब किसका एक मैच होगा, बी सी का एक मैच होगा और बी डी का एक मैच होगा। तो बी के ए के साथ में ऑलरेडी काउंट हो चुके थे और बी के सी ओ डी के साथ भी काउंट हो चुके हैं, बी को भी रूम से बाहर भेज दो। अब क्या हो जाएगा, एक मैच हो जाएगा सी ओ डी का। तो टोटल कितने मैचेस हुए, एक दो तीन चार पाँच और छः। एक तरीका तो ये है काउंट करने का। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में चलते जाना है। मैं एक बार एक साथ लिख देता हूँ, ए बी सी ओ डी। ए के कितने मैचेस होंगे टोटल, सभी के साथ में तीन, प्लस बी के कितने मैचेस होंगे, इधर की तरफ नहीं चलना है क्योंकि ए बी का जो मैच था ना काउंट कर चुका मैं एक बार। ठीक है, बी के बाकी बचे हुए कितने मैचेस है, दो। सी के बाकी बचे हुए कितने मैचेस है, एक। तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, छः। ये तो हो गया पहला तरीका काउंट करने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि हर एक खिलाड़ी अगर एक एक बार खेल रहा है, तो इधर ध्यान से देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बेसिक आइडिया सभी लोगों को होगा। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि जैसे चार लोग हैं, चार लोग में से दो लोग सेलेक्ट कर लो। दो लोग सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 4C2। ये सॉल्व कैसे होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन ये नीचे वाला यहाँ पर आ जाता है 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, 4 - 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 2 और 1। 2 × 1 × 2 × 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया और टू से कितनी बार कैंसिल हो गया, दो बार, और ये आंसर कितना आ गया, छः। तो चार में से दो आदमी कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, छह तरीके से। अगर कोई पूछ लेगा छह तरीके कौन कौन से हुए, तो ए बी को सेलेक्ट कर लिया, एक ए सी को सिलेक्ट कर लिया, एक ए डी को सिलेक्ट कर लिया, एक बी सी को सिलेक्ट कर लिया, एक बी डी को सिलेक्ट कर लिया और एक सी डी को सिलेक्ट कर लिया। तो यही छह तरीके होंगे, यही वो छह आंसर जो है वो इन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ए बी सेलेक्ट हुए तो इनका मैच हो गया, ए सी सेलेक्ट हुए तो इनका भी एक मैच हो गया, इनका एक मैच इनका हो जाएगा, एक मैच इनका हो जाएगा, एक मैच इसका और एक मैच इसका। तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, 6 मैचेस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन के अंदर हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे कि 8 प्लेयर्स हैं हमारे पास में। एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं सॉल्व। 8 प्लेयर्स हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ए के कितने मैच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बी के कितने मैच होंगे, ए को नहीं काउंट करना है, ए और बी का मैच पहले काउंट हो चुका, 2 3 4 5 और 6। सी के कितने मैच हो जाएंगे, 5। डी के कितने मैच हो जाएंगे बचे हुए, 4। ई के कितने मैच होंगे बचे हुए, 3। एफ के बचे हुए कितने मैचेस होंगे, 2। और जी के बचे हुए कितने मैचेस होंगे, 1। ठीक है, तो इन सबको आप ऐड कर सकते हो। 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 + 5 18 +4 22 +3 25 27 और एक 28। ठीक है, तो आंसर तो देखो ये आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे उससे भी कर सकते हैं क्या, तो सभी से कर सकते हैं, 8C2 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये क्या आएगा, 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आंसर आ जाएगा 28। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। इसको करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मान लो कभी भी, जैसे किसने मना किया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी मैच टाई नहीं हो रहा है या ड्रॉ नहीं हो रहा है, मतलब हर एक मैच के अंदर कोई ना कोई हार रहा है या जीत रहा है। ठीक है,
तो जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ आपको, और मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको विन डिस्ट्रीब्यूट करने का। विन डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? जैसे कि ये चार लोग हैं, चार लोग के कितने मैचेस होंगे? 4C2, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, 6 मैचेस। 6 मैचेस कौन कौन से होंगे? एक तो होगा ए बी का, एक होगा ए सी का, एक होगा ए डी का, एक होगा बी सी का, एक होगा बी डी का, और एक होगा सी डी का। ये 6 मैचेस होंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्रॉ तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि इस मैच में भी एक विन वाली ट्रॉफी किसी ना किसी को मिलेगी। विन वाली ट्रॉफी या कूपन, ऐसा बोल दो। इस वाले भी मैच में किसी ना किसी को विन वाली ट्रॉफी या कूपन मिलेगा। इस वाले मैच में भी मैच नंबर 3, दिस इज मैच नंबर 1, मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, मैच नंबर 4, मैच नंबर 5, और मैच नंबर 6। ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड मैच हुआ है इसके अंदर भी विन वाली ट्रॉफी या विन वाला कूपन किसी एक को मिलेगा, क्योंकि ड्रॉ नहीं हो रहा है। फोर्थ मैच के अंदर भी विन वाली ट्रॉफी या कूपन किसी को मिलेगा। फिफ्थ वाले मैच में भी विन वाला कूपन, एक कूपन किसी को मिलेगा जो भी जीतेगा। और सिक्स वाले मैच में भी एक कूपन किसी को मिलेगा। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे विन वाले 6 कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 6 विन, डब्ल्यू स्टैंड फॉर विन, कूपन डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? अब देखो, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में और कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या डिफरेंस होता है ना? जैसे कि अगर मैं बोलता है कि चार लोगों में मुझे 6 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 6 0 0 0, है ना? पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि चार लोगों में 6 विन वाले कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इनको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 6 बार तो 6 विन्स तो एक ही हो गई, और बाकी तीनों की 0 0 विन्स हुई। क्यों? क्योंकि ए ने 6 मैच खेले ही नहीं। ए ने कितने मैच खेले हैं? देखो यहाँ से, हर एक खिलाड़ी अगर दूसरे खिलाड़ी के साथ में केवल और केवल एक ही बार खेल रहा है, तो एक ही विन कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक मैक्सिमम मैचेस कितने हैं? मैक्सिमम वर्ड लगाना वैसे ठीक नहीं है यहाँ पर। एक मैचेस कितने हैं? 3 है। तो किसी भी खिलाड़ी को आप 6 चॉकलेट तो एक साथ दे सकते हो, पर 6 विन के कूपन नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, एक और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, रेड कलर से लिखता हूँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो चॉकलेट्स का, तो ये वाला तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है विन का। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है जो विन का। क्या ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। दो लोगों को 0 0 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया, और इसको भी 3 दे दिया, विन वाले कूपन है, ये भी विन का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो देखो ध्यान से, सीओडी का भी तो एक मैच हुआ होगा आपस में। ये रहा, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ इसको ग्रीन कलर से। तो इस इन दोनों का जो मैच हुआ होगा, इसका जो विन का कूपन था, क्या वो ए और बी को जा सकता है? तो जवाब है नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, सी और डी के पास में मिला करके कम से भी कम एक विन का कूपन तो होना ही चाहिए। और यहाँ तो कितने लिख रखे हैं? दोनों दोनों के पास में मैंने 0 0 लिख रखा है। तो इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये विन का गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अच्छा, इधर देखो ध्यान से, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, आपको बताना है क्या ये विन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है। तो देखो, ये तो बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हो सकता है। ठीक है ना? क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके अंदर आप सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लो। जैसे कि मान लो बी और सी का एक मैच हुआ होगा, तो दोनों को मिलाकर के कम से कम एक विन का कूपन तो मिलना ही चाहिए। तो देखो, कम से कम एक तो मिल ही रहा है ना? दो, मैंने क्या बोला था? कम से कम एक। यहाँ तो इन दोनों का जो मैच हुआ था उसका ये बोल रहा है कि पता नहीं दोनों में से कोई भी जीता होगा, हारा होगा, पर हमने इन दोनों के मैच मैच का जो भी विनर रहा था उसको तो विन का कूपन नहीं, इनको दे दिया। तो ये तो इलॉजिकल सी बात हो गई ना, ए और बी को दे दिया। ये एक बिल्कुल वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। इसके अलावा ये देखो, क्या और भी जितने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैंने सारा इसके अंदर चेक कर लिया। जैसे कि इन दोनों के बीच में ए और बी का भी मैच हुआ होगा, तो दोनों के पास में मिलकर के कम से कम एक विन का कूपन है क्या? तो बिल्कुल है। इसके बाद में देखो, एक और तरीके से मैंने चेक कर लिया, ये बी सी और डी के बीच में जो मैचेस हुए होंगे, इनके विन के कूपन तो इनके पास में ही रहे होंगे, किसी दूसरे को तो हम दे नहीं सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करके बताया था, बी सी और डी के कौन कौन से मैच हुए थे। एक तो बीसी हुआ था,
एक बीडी हुआ था, एक सीडी हुआ था। तो इन तीनों के पास में मिलाकर के कितने विन के कूपन होने चाहिए? मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके अलावा भी तो अगर बाहर के आदमियों के साथ में अगर इनके मैच हुए तो वो भी जीत सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा विन के कूपन हो जाएंगे। पर मिनिमम कितने होने चाहिए इन तीनों के पास में? तो जवाब है तीन, तीन तो होने ही चाहिए। तो देखो आ रहे हैं तीन। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना था। अब चलो, इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल नंबर दे रखा है कि 8 लोग हैं और 8 लोगों के अंदर विन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो इसने ये तो बोल ही दिया था ड्रॉ नहीं होगा, और ये कह रहा है 8 में से 5 जो प्लेयर्स है ना, उनके पास में एग्जैक्टली कितने कितने कूपन होने चाहिए? 5 ही कूपन होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 8 प्लेयर कौन कौन से हैं? ABCDEF G और H। यहाँ पर बस हम विन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, है ना? या फिर आप इससे कंफ्यूज मत होना, इस डेटा को थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर करना आप, है ना? विन का डिस्ट्रीब्यूशन केवल मैं दिखा रहा हूँ। तो 8 प्लेयर में से 8 प्लेयर के कितने मैचेस होंगे? 28 मैचेस होंगे। ठीक है, 28 मैचेस होंगे और 28 मैचेस के अंदर कितनी विन की ट्रॉफीज या विन के कूपन होंगे? 28 ही होंगे। तो मुझे इन 8 लोगों में से 28 लोगों को विन के कूपन बांटने, ऐसे मत बांट देना कि एक को ही मिल गए 28 विन के कूपन। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने समझाया, बाकी सबको 0 0 मिल गया। ऐसे केवल आप चॉकलेट्स बांट सकते हो, या विन के कूपन नहीं बांट सकते, या विनिंग ट्रॉफीज नहीं बांट सकते आप। ठीक है, तो ए के पास में मैक्सिमम कितने कूपन जा सकते हैं वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ए के मैचेस ही कितने हुए? ए के मैचेस हुए हैं बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ में। तो ए के मैचेस कितने हो रहे हैं टोटल? 7। तो ए को आप 7 से ज्यादा कूपन दे ही नहीं सकते। 8 भी दे रहे हो तो गलत, विन का डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया आपने वहां पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं रेंडमली ये मान रहा हूँ। ये वाली इंफॉर्मेशन सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कि जिन लोगों ने एग्जैक्टली 5 मैच जीते हैं वो ये हैं, आगे वाले लोग हैं, ABCDE है। क्योंकि ये कह रहा है 5 लोग तो ऐसे बनाने ही जिन्होंने 5 5 मैच जीते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, मैंने रेंडमली मान लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किन 5 लोगों ने 5 5 मैच जीते हैं। ठीक है, तो 28 में से कितने कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुका मैं विन के? 25 कर चुका, है ना? अब क्या मैं इनको और कूपन दे सकता हूँ? तो जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा ये जो तीन जो लोग बचे, इनके आपस में कितने मैचेस होंगे? एक मैच तो होगा FG का, एक मैच होगा FH का, और एक मैच होगा GH का। ये तीन ही मैच होंगे, या फिर ऐसा देख लो 3C2 इज इक्वल टू कितना होता है 3। ये तीन ही मैच होंगे। ठीक है, और कूपन भी कितने बचे हैं? तीन ही बचे हैं। ठीक है, तो तीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या तरीके हैं? बस मैं केवल ये नहीं, इस चीज का ध्यान नहीं रखना कि F को 3 मिल रहा है या G को 3 मिल रहा है, H को 3 मिल रहा है। बस मैं नंबर का ध्यान रख रहा हूँ यहाँ पर। आप केवल इन्हीं नंबर्स के ऊपर फोकस करो। ठीक है, अभी मुझे तीन तीन और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बाकी बचे हुए 3 लोगों में। ऑर्डर का मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? 3 0 0। तो फिर से वाली बात गलत हो जाएगी कि जी और एच ने भी तो एक मैच खेला होगा, तो इनका कूपन कहाँ गया? इनका तो कूपन कम से कम एक तो होना चाहिए। जो जी और एच का मैच हुआ होगा उसमें कोई ना कोई एक तो जीता होगा। और इन तीनों को मिलाकर के मुझे कितने कूपन देना है? तीन। इनको कितने दे चुका? 25। 25 + 3 कितने हो जाएंगे? 28। तो ये तो एक गलत डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? 2 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो ये दोनों जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सही डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2 1 0 और 1 1 1। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है? कितने प्लेयर ने एग्जैक्टली एक मैच जीता है? तो देखो कितने प्लेयर ने एग्जैक्टली एक मैच जीता है, पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ इसी के ऊपर। एक तो एक खिलाड़ी एक मैच जीत सकता है, एग्जैक्टली 1 मैच एक खिलाड़ी जीत सकता है, और एग्जैक्टली 1 मैच 3 खिलाड़ी भी जीत सकते हैं। ठीक है, FGH फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जैक्टली एक मैच, एक केस में तो केवल एक खिलाड़ी जीत रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रहा है? जो तीन का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है 2 1 0। और एग्जैक्टली 1 मैच तीनों खिलाड़ी भी जीत सकते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रहा है? जिन जिन लोगों के बीच में मुझे 3 विन डिस्ट्रीब्यूट करनी है 1 1 1।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ओ डी, ये वाला सी वाला आंसर ऑप्शन। ठीक है, इस वाली इंफॉर्मेशन को मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया था क्योंकि अभी तक इसका कोई यूज नहीं था। ठीक है ना, अब आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज आएगा तो हम इसका यूज करेंगे, और हमें टेबल भी बनानी पड़ेगी, वही वाली स्टैंडर्ड टेबल जो कि हम बनाते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो, मैं इसी टेबल की बात कर रहा था। ये टेबल हम बनाते हैं जब हमें ये दिखाना होता है कि ए का बी के साथ में मैच हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ। जैसे ए जीता तो मैं यहाँ पर विन लिख दूंगा, ए जीता तो बी हारा, तो बी और ए के मैच का रिजल्ट मैं कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर, है ना। जैसे ए और डी के मैच के अंदर ए हार गया, तो ए के कॉलम के अंदर ए के रिजल्ट लिखूंगा, तो ए के आगे एल बना दिया, है ना। एल का मतलब है हारना, डब्ल्यू का मतलब है विन, जीतना। तो डी और ए का जो मैच हुआ होगा उसके अंदर डी जीत गया होगा, तो इस टाइप से हम टेबल को फिल करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, ये बीच के अंदर मैंने ये वाला निशान क्यों लगाया हुआ है ये आपको पता होगा, क्योंकि ए का ए के साथ में मैच नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ना तो मुझे इसके अंदर ना तो मुझे विन लिखना है ना ही लूज लिखना है, इस वाले को खाली छोड़ना है। सिमिलरली बी का बी के साथ में मैच नहीं हो सकता, सी का सी के साथ नहीं हो सकता, डी का डी के साथ नहीं हो सकता, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इस वाली इंफॉर्मेशन को मैं फिल कर रहा हूँ इसके अंदर। जी किस किस से मैच हार गया था अपना, बी सी डी ई से मैच हार गया था, तो लूज, लूज, लूज और लूज, है ना। इधर ध्यान से देखो, यानी कि बी अपना मैच किससे जीत गया था, जी से, सी भी जीत गया था, डी भी जीत गया था, और ए भी जीत गया था। ये वाला क्लू तो मैं यूज कर चुका हूं। अब ये क्या बोल रहा है इसके बाद में, एफ ने अपना मैच हार लिया था ए से, यानी ए और एफ का जो मैच हुआ था उसमें ए जीता था, और एफ के कॉलम में भी रिजल्ट लिख दो, ए और एफ का मैच जो हुआ था उसके अंदर एफ हारा था। ठीक है, ये वाली जो बात है ना, बट वन अगेंस्ट जी, ये किसके लिए आ रहा है, ये एफ के लिए आ रहा है। एफ किससे जीता था, जी से जीता था। ठीक है, तो और जी वाले कॉलम में भी एफ का रिजल्ट लिख लो, जी एफ से हारा था, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया, एल। ठीक है, अब ये तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि इसने दे रखी है। अब इससे इन्फर करेंगे हम बातें बहुत सारी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब इस टेबल से हमें काफी सारी बातें इन्फर करनी है, और यही इस सेट का वाला पार्ट है जहाँ पर हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो चलो, ये बोल रहा है कि कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास में, 8। अब मैं ए बी सी डी नाम नहीं लिख सकता क्योंकि क्वेश्चन नंबर वर्क 1 के अंदर तो नाम का फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर अगर मैं नाम लिख लूंगा ना तो फर्क पड़ जाएगा आंसर के ऊपर। तो 5 खिलाड़ी ये हैं, और 3 खिलाड़ी ये हैं, P6, P7 और P8। 5 खिलाड़ियों ने कितने कितने मैच जीते, 5, 5, 5, 5 और 5। इन तीन के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे थे, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं, 2 1 0 और 1 1। ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ठीक है, अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो कि ये जो पांचों खिलाड़ी हैं, इन सबको मैं नाम दे रहा हूँ विनर्स, विनर्स का ग्रुप, विनर्स का ग्रुप। और ये जो 3 खिलाड़ी हैं इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, लूजर्स का ग्रुप। ठीक है, अच्छा, हर एक खिलाड़ी के कितने मैच हुए हैं, हर एक खिलाड़ी के मैच हुए हैं 7। 7 में से ये जो है 5 जो है ये तो विन है, ये क्या है, ये तो विन है ना। तो बाकी के 2 मैच में क्या रही होगी, इनकी हार रही होगी। तो हार कितनी रही होगी, 2, 2, 2 और 2 और 2। तो क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ कि विनर वाले ग्रुप में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो एग्जैक्टली 2 से ज्यादा बार हारेगा। तो विनर वाले ग्रुप के हर एक आदमी की हार कितनी है, केवल और केवल 2 ही है। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद में मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जी की कितनी हार है, जी की हार कितनी आ गई, 5। तो क्या, अब अगला क्वेश्चन ये है, तो क्या जी विनर वाले ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। विनर वाले ग्रुप का मतलब वो लोग जिन्होंने 5 5 मैच अपने जीते थे, तो जवाब है नहीं। ठीक है, तो इसका क्या ये मतलब नहीं हो गया कि हमें लूजर नंबर 1 मिल गया यहाँ से। ठीक है, लूजर नंबर 1 कौन मिल गया हमें, जी मिल गया। दिस इज अवर लूजर नंबर 1।
ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, इसने एक बात और भी दे रखी थी, ये वाली ऊपर की तरफ, कि जी ने अपना मैच जीता है एच से। ठीक है, जी ने अपना मैच जीता है एच से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू, और एच ने अपना मैच हारा है जी से, तो एच वाले रो के अंदर में क्या लिख दूंगा यहाँ पर एल। ठीक है। अब ये वाला क्लू वैसे हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये तो सीधी सीधी इसने इन्फॉर्मेशन लिख रखी, कौन सी बड़ी बात है, बाकी इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका इन्फ्लुएंस क्या है कि लूजर्स वाले ग्रुप को मुझे कितनी विन देनी थी, 3, और 3 विन तो इनके आपस के मैच की ही बन रही है। एक मैच किसका होगा, P6 P7 का होगा, एक मैच किसका होगा, P6 और P8 का होगा, और एक मैच किसका होगा, P7 और P8 का होगा। तो 3 विन तो इनकी वो उन मैचेस की बन जाएगी जो इन्होंने आपस में खेले हैं, और जो मैच आपस में खेले हैं उनके उनकी जो विन होगी, जैसे इन्होंने आपस में 3 मैच खेले हैं, तो इनकी 3 विन होगी, ये तो मुझे देनी ही देनी है। पर यहाँ से सम को मुझे बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि 25 विन इनकी है और 3 विन इनकी है, टोटल विन कितनी है, 28 है, तो 3 तो इनकी वो ही विन होगी जो इन्होंने आपस में खेला है। इस वाली बात का क्या मतलब हुआ, इस वाली बात का ये मतलब नहीं हो गया कि P6 विनर वाले ग्रुप से अगर कोई भी मैच खेलेगा तो हारेगा ही हारेगा। ठीक है, कैसे, जैसे इधर देखो ध्यान से, P6 और P5 का मैच हो रहा है, इसके अंदर मान लो P6 अगर जीत रहा है, P6 को अगर मैं जीता हुआ मान लेता हूँ, तो P6 एक विन तो इस वाले ग्रुप में एक विन यहाँ से आएगी जो ये विनर से जीतेंगे, और 3 विन इनकी खुद की आपस के मैचों की। तो जो लूजर्स वाला ग्रुप है उनके अंदर विन कितनी हो जाएगी, 4, जबकि इनके लिए विन बची हुई कितनी है, 3, क्योंकि 25 हम दे चुके हैं और टोटल कितनी विन थी, 28। तो क्या इसका ये कंक्लूजन नहीं हो गया कि जी जो है वो अगर जीतेगा तो अपने जो भाई हैं इसके बाकी के लूजर्स, दो और, ये उन्हीं से ही जीतेगा, ये विनर वालों से जीत ही नहीं सकता, है ना। अगर विनर वालों से जीतेगा तो इनकी विंस कितनी हो जाएगी फिर, 4 हो जाएंगी, है ना। क्योंकि इनके अगर मैं आपस में मैच भी खिलाऊं ना इनको, इनका बिल्कुल अलग से अगर मैं टूर्नामेंट भी करवा दूं, तब भी 3 विन तो आप कैसे भी कर लो, अगर कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हो रहा है तो वैसे इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और हमें क्या कंक्लूड हुआ है यहाँ से कि एग्जैक्टली 3 ही विन डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो अगर मैं विनर वाले ग्रुप से भी जिता दूंगा ना, तो ये विन बढ़ती जाएगी, 4 5 6 7, इस टाइप से। तो वो तो हमें करवाना नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ये जी जो है खुद एक लूजर है, और ये जीत किससे रहा है, ये जीत किससे रहा है, एच से। एक लूजर किससे जीत सकता है, दूसरे लूजर से ही जीत सकता है, विनर से नहीं जीत सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जी जो है एच से जीत रहा है, यानी कि एच भी जो है वो लूजर है, और दिस इज लूजर नंबर 2। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखते हैं, ए ने कितने मैच जीते हैं इस टूर्नामेंट में, तो ये डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ए लूजर वाले ग्रुप में है या विनर वाले ग्रुप में है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो लूजर वाले ग्रुप में, जो भी अज्यूम कर रहा हूँ वो मैं इस वाले कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है, कलर का नाम नहीं पता क्या ही है, पिंक जैसा है कुछ, इसको मैं लूजर मान रहा हूँ। ठीक है, तो लूजर की टीम कौन कौन, लूजर की टीम में अब कौन कौन हो गया, ए, जी और एच। इन तीनों लूजर को मिला करके कितनी विन देनी है, 3। ये एजी एच किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको, P6 P7 और P8 को। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ए के अंदर अगर डब्ल्यू आना था, अगर अगर ए को अगर किसी से मैच जीतना था तो वो किस किस से मैच जीतता, केवल वो तो जी से मैच जीतता और एच से मैच जीतता। तो अगर डब्ल्यू आना भी था तो यहाँ पर आता, यहाँ पर आता। आ रही है बात समझ में। तो इस बात को थोड़ी सी देर के लिए ध्यान रखना, भी यूज करूंगा। ये तो हो गया लूजर्स वाला ग्रुप, अगर मैंने एज्यूम किया था। विनर्स वाला ग्रुप कौन कौन हो जाएगा, विनर्स वाला ग्रुप के अंदर हो जाएगा बी, सी, डी, ई और एफ। तो अभी अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि लूजर, अगर मैं ए को लूजर वाले ग्रुप में मानता हूँ, तो ए विनर वाले ग्रुप के किसी भी आदमी से नहीं जीत पाएगा, वरना जो इनकी आपस की जो टीम है ना लूजर्स की, वो 3 से बढ़कर के 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। और उतनी विंस हमें देनी नहीं है। मैं बार बार मैं इसी बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये वाली बात समझ में आ जाए, क्योंकि इस सेट में और कुछ भी नहीं है समझने वाली बात।
ठीक है। तो ए जो है वो किससे जीतेगा, लूजर से ही जीतेगा। तो ए किससे जीत रहा है यहाँ पर, एफ से, तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ भी एक लूजर हो गया। तो लूजर्स कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास में, चार हो जाएंगे, जबकि लूजर्स वाले ग्रुप में कितने लोगों को रखना है, मुझे तीन को, है ना। तो ए अगर लूजर होता तो ये एफ से कभी भी मैच नहीं जीत सकता था, पर ये तो एफ से मैच जीत रहा है। और एफ से मैच कौन जीत सकता है, क्योंकि एफ किसके अंदर है, एफ विनर्स वाले ग्रुप के अंदर है। विनर से मैच कौन जीत सकता है, विनर ही जीत सकता है। लूजर वाले ग्रुप के कोई भी आदमी इनसे मैच नहीं जीत सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो ये अज्यूम किया था कि ए लूजर्स वाले ग्रुप में है, वो गलत अज्यूम किया था। क्योंकि अगर इसकी जगह पर अगर ये मैच जीत जाता जी और एच से, इसी के ही भाइयों से अगर ये मैच जीत जाता, क्योंकि विनर वालों से तो इसको हारना है, यहाँ पर एल आना चाहिए था फिर, क्योंकि ये विनर वाला ग्रुप है, लूजर वाला ग्रुप है, पर आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ए लूजर तो नहीं है। ए लूजर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए तो विनर है। ठीक है, ए विनर है तो विनर के लिए क्या बात हो रही है यहाँ पर, विनर के लिए 5 बार तो डब्ल्यू आ रहा है और 2 बार एल आ रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लू जो मैंने छोड़ दिया था इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, ए ने अपना मैच किस किस से हारा है, सीओडी से हारा है। तो सीओडी ने अपना मैच ए के ऐसे जीता होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से मुझे क्या बात पता चली है कि ए विनर वाले ग्रुप का आदमी था, 2 बार एल लिखना था, 2 बार एल ऑलरेडी एल आ चुका, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो 5 बार डब्ल्यू लिखना है, तो जो भी बॉक्सेस बच गए अब उनके अंदर मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू भी लिखूंगा। और इन बॉक्सेस की कॉपी करके इनको ए वाले कॉलम में भी भरूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कॉलम। ठीक है, यानी कि ए बी के मैच में कौन हारा था, ए जीता था, बी हारा था, तो बी के सामने लिख दिया मैंने एल। ई और ए के मैच में ए जीता था तो ई हारा था, यहाँ पर लिख दिया मैंने एल। ठीक है, एफ का ऑलरेडी लिखा हुआ है। जी क्या था, जी से ए जीता था, यानी कि जी हारा था, तो लिख दिया एल। ए और एच के मैच में ए जीता था तो एच क्या था, एच हारा था, तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने एल। ठीक है, तो चलो ये है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो पिछले क्वेश्चन में जो टेबल बनी थी हमारी, उसको मैंने यहाँ पर भी कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एफ ने कितने मैच जीते। अगर बस केवल इस क्वेश्चन को आंसर करने की बात हो तो आंसर तो इसका 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब आंसर करना इसका बहुत सारे लॉजिक से आप आंसर कर सकते हो। एक लॉजिक ये भी बता सकते हो कि ई और डब्ल्यू, है ना, ये यहाँ पर ई और डब्ल्यू नहीं, ई और एफ, ई और एफ जो है यहाँ पर दोनों के लूज और विनिंग का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो बिल्कुल एक जैसा है। ई और एफ दोनों ऐसे हारे हैं और दोनों के दोनों किससे जीते हैं, जी से जीते हैं, है ना। तो मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि एफ कौन से ग्रुप का हिस्सा है, क्या विनर वाले ग्रुप का हिस्सा है। अगर मैं कहूंगा ये विनर वाले ग्रुप का हिस्सा है, तो इसको भी तो कह सकता हूँ मैं कि ये विनर वाले ग्रुप का हिस्सा है। दूसरी बात क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एफ जो है वो लूजर्स वाले ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि विनर वाले ग्रुप का हिस्सा है उससे तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि विनर वाले ग्रुप के हर एक आदमी ने कितने मैच जीते हैं, 5। ठीक है ना, विनर वाला जो ग्रुप था जिसको मैंने P1 P2 P3 P4 करके बनाया था, ठीक है, इन्होंने कितने मैच जीते हैं अपने, 5 5। ठीक है, तो अगर ये भी जैसे पिछले क्वेश्चन मुझे पता चल गया था कि ए जो है विनर वाले ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि वो लूजर वाले ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता, तो वहां पर मैंने बता दिया था, हम लोगों को पता चल गया था कि उसने 5 मैच जीते हैं। ठीक है, पर अगर मैं एफ को अगर मैं लूजर वाले ग्रुप का हिस्सा बोलता हूँ तो फिर मैं ए को भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ए और एफ में से दोनों के दोनों ही कोई भी लूजर वाले ग्रुप का और कोई भी विनर वाले ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, इसलिए हम नहीं बता सकते। दिस इज लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2 हम क्या और दे सकते हैं इसके अंदर, कि इधर ध्यान से देखो, एफ ने किसी ऐसे आदमी को तो मैच नहीं हरा रखा, क्योंकि इसके तो ब्लैंक आ रहे हैं अभी बहुत सारे बॉक्सेस, जो विनर वाले ग्रुप का हिस्सा है ना। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि प्लेयर 1 ने कितने मैच जीते थे, 5, तो हारे कितने थे, 2। इन सब ने 2 2 मैच हारे थे। अब आप लोग पूछ लोगे 2 मैच किससे हार रहे होंगे, जैसे कि P1 2 मैच किससे हार रहा होगा, क्योंकि मैंने तो ये मना कर दिया था कि लूजर वाला जो ग्रुप है ना, उनसे तो ये लोग हारेंगे नहीं, एक भी मैच नहीं हारेंगे,
क्योंकि अगर इनसे हारेंगे तो इनकी विन 3 से ज्यादा बढ़ जाएगी और इनको 3 ही विन देनी थी मुझे। ठीक है, और वो 3 विन यहीं से ही इनके आपस की मैच की ही हो रही है, एक्स्ट्रा विन देनी नहीं है। तो जैसे P1 दो मैच किस किस से हार रहा होगा, इन्हीं ये आपस में हार रहे होंगे, ये दो मैच P3 और P4। ठीक है, और एक और कंक्लूजन मैंने क्या ये लिखा रहा था कि इनके जो P6 के जो लूजर वाले ग्रुप के जो मैचेस होंगे विनर वाले ग्रुप के साथ में, इनके अंदर लूजर वाले तो जीत नहीं सकते। तो कौन जीतेगा इनके साथ मैच में, सारे विनर वाले लोग जीतेंगे। जैसे कि P1 और P6 का जो मैच होगा उसमें कौन जीतेगा, P1 जीतेगा, है ना, क्योंकि P6 को अगर मैंने जिता दिया लूजर्स वाले ग्रुप को, तो फिर लूजर्स वाले ग्रुप के अंदर कितनी विन्स चली जाएगी, 4। और 4 विन इनको देनी ही नहीं है, विन कितनी देनी है इनको, 3, और 25 किसको देनी है, विनर्स वाले ग्रुप को देनी है। ठीक है, बार बार में मैं एक ही बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली बात समझने में मुश्किल है, काफी ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को समझने में, इसलिए 3-4 बार रिपीट कर दूंगा तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही वाली बात कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता ना कि इस वाले कॉलम में जैसे मान लो आ जाता W, फॉर एग्जाम्पल आ जाता W, तो मैं क्या बोलता कि F ने किसको हरा रखा है, विनर वाले आदमी को हरा रखा है, यानी कि F लूजर को बिलोंग नहीं करता, यानी कि F किसको बिलोंग करता है, विनर वाले ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी कि F की भी विंस कितनी ही होगी, 5 ही होगी। तो ये वाली बात तो मैं बोल ही नहीं सकता। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अभी भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, हमारे पास में ये पता लगा है ये विनर वाले ग्रुप का है ना। इसको एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ, ये है विनर वाले ग्रुप का। अब ये जो 5 लोग बचे हैं ना, 5 लोग बचे हैं, इनमें से 4 लोगों को मुझे विनर वाले ग्रुप के अंदर भेजना है, और एक आदमी को मुझे किसके अंदर भेजना है, लूजर वाले को। तो यहाँ यहीं से देख करके आप आंसर कर सकते हो कि ई और एफ तो बिल्कुल एक जैसा है। अगर ई विनर वाले ग्रुप में जा सकता है तो एफ भी जा सकता है ना, और ई अगर लूजर वाले ग्रुप में जा सकता है तो एफ भी जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CBD। तो मैंने इसके दो दो लॉजिक बताया। ठीक है, इसके बाद में चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, पीछे वाली टेबल को ही मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। एक बात और भी मुझे याद आई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वैसे आ गया होगा पर एक और थॉट आया तो मैंने सोचा इसको ऐड कर दूं। मैं ई और एफ को दोनों को साथ में क्यों देख रहा था, क्योंकि मैं बोल रहा था आपको यहाँ पर कि विंस बताने थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हम ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो। ठीक है, विनर का ग्रुप है तो मैं बता ही सकता हूँ कितनी विंस होगी इसकी, 5 विंस होगी आपकी। और लूजर्स का ग्रुप है फिर नहीं बता सकता, ये दूसरा कंफ्यूजन है। और लूजर्स के ग्रुप में कितना आदमी, दो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक ही आना है और, तो एक कोई भी आ सकता है, ई और एफ कोई भी आ सकता है क्योंकि दोनों का विंस का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है अभी तक। ठीक है, दोनों के दोनों को भेज नहीं सकते क्योंकि दो लूजर्स ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही थॉट मेरे दिमाग में आया था कि किसी को क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये पीछे से ही कॉपी की है मैंने वाली टेबल यहाँ पर। अब देखो बड़ा जबरदस्त क्लू आ रहा है, हमें क्या पता है एच जो है लूजर है, और लूजर मैच जीत रहा है, किससे जीत रहा है, बी से जीत रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थर्ड नंबर का लूजर मिल गया, क्योंकि एच जो खुद एक लूजर है वो विनर से तो मैच जीत नहीं सकता, है ना। वो किससे मैच जीत रहा है, बी से, यानी कि बी क्या हो जाएगा हमारा, लूजर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लूजर नंबर 3। तो यहाँ पर वही लिख रहा हूँ मैं, लूजर नंबर 3 हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में कि फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर एच बी से मैच जीत जाएगा और बी विनर है, तो लूजर्स की विन कितनी हो जाएगी, 3 तो इनकी आपस की खुद की, और एक विनर को हरा करके ये विन वाली ट्रॉफी या कूपन अपने साथ लेकर के आया, तो तीनों लूजर्स की विंस कितनी हो जाएगी, टोटल 4। और लूजर्स को हमें कितनी विन देनी है, 3। कैसे पता चला, क्योंकि 5 लोगों को 5-5-5-5 विन देनी है, और टोटल कितने, 28 मैचेस की 28 विन थी। इसको 4 दूंगा तो 29 विन हो जाएगी, जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर इसको रिपीट इसलिए किया है क्योंकि यही बात है इसके अंदर, और कोई बात है ही नहीं समझने वाली। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो चलो, बी ने कितना मैच जीता अभी तक, जी ने कितना मैच जीता, एक, और बी का भी मुझे एक विन दिख रही है, वो किसके खिलाफ इसने जीती है, जी के, जी से जीता है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, मुझे तीन
लूजर्स मिल गए तो जो जो भी बचेंगे ना अब आगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक विनर हो गया। मतलब विनर के ग्रुप के अंदर 5 आदमी थे, लूजर्स के ग्रुप के अंदर 3 आदमी थे, वो सारे मिल गए मुझे, और ये हो गया विनर। तो हमें क्या पता चला था कि विनर के ग्रुप का हर एक आदमी जब लूजर्स के ग्रुप के साथ में खेलेगा तो लूजर्स वाले ग्रुप वाले नहीं जीत सकते इनसे, है ना। वही वाली बात, क्योंकि इनके विन के नंबर बढ़ जाएंगे। तो लूजर कौन कौन सा है? बी, जी और एच। तो विनर जो है सी, ये बी जी एच तीनों के खिलाफ क्या जीतेगा? जीतेगा ही, बी जी और एच। ठीक है। डी जो है वो भी विनर वाली टीम का आदमी है, तो बी से भी जीतेगा, जी से भी जीतेगा और एच से भी जीतेगा। ई जो है विनर वाली टीम का आदमी है, तो ये बी से भी जीतेगा, जी से ऑलरेडी जीता हुआ लिखा हुआ है हमने डब्ल्यू, और इससे भी जीतेगा। एफ भी विनर वाली टीम का आदमी है, तो ये बी से भी जीतेगा, जी से भी जीतेगा और एच से भी जीतेगा। आ गई वाली बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, बी और एच का जो भी मैच होगा उसका रिजल्ट क्या रहा होगा? अब लूजर्स वाले लोगों के कॉलम देख लेते हैं। लूजर्स वाले कॉलम, लूजर्स कौन कौन है? बीजीएच। तो इनके अंदर विन कहाँ पर आ सकता है? विन इनके अंदर, इसके अंदर तो यहाँ पर आ सकता है, इन दोनों बॉक्सेस में आ सकता है। एच के अंदर, बी के अंदर आ सकता है और जी के अंदर आ सकता है, पर इसके अंदर एल आ गया ऑलरेडी। पर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ विन आने की संभावना है। जी के अंदर विन आने की संभावना कहाँ कहाँ थी? इसके जो दो बाकी के लूजर भाई बचे हुए हैं, तो बी बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, तो यहीं पर ही आ सकता था win। बाकी लूजर्स के जितने भी कॉलम है, सबके अंदर इनको हारना ही है, क्योंकि बाकी के मैच किनके साथ में? इनके विनर्स वाले ग्रुप के साथ में। ठीक है ना। तो ये हारेंगे यहाँ पर। ठीक है, और लूजर कौन सा बच गया? बी बच गया। बी भी अपने बाकी के सारे मैच यहाँ पर हारेगा। ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं हम लोग। आगे की बात के अंदर इसने क्या लिख रखा है? इसने एक और इन्फॉर्मेशन हमें बता रखी है कि सी ने अपना मैच किससे हार लिया था? एफ से हार लिया था, तो यहाँ पर लिख दो एल। और एफ जीत गया था सी से, तो यहाँ पर लिख दो डब्ल्यू। ठीक है। तो ये कह रहा है, इतनी बात बताने के बाद में इसने क्वेश्चन पूछ रखा है कि ई जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स डेफिनेटली वन देयर मैचेस अगेंस्ट ई। तो चलो, इस टेबल हमें ई का कॉलम कंप्लीट करने की कोशिश करनी है यहाँ पर। तो चलो, अब ये टेबल मैंने 2 बार कॉपी इसलिए की है क्योंकि इसका कोई डेफिनेट आंसर आ नहीं रहा है। इसका आंसर सीबीडी होगा। कि ये कह रहा है कौन कौन से खिलाड़ियों ने एक ई के खिलाफ अपना मैच जीता है। तो देखो, टेबल को देखने से तो मुझे पता लग ही रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। ई हारा किससे? ए से हारा है, और ए जीता है यहाँ पर। ठीक है। सी और डी भी है ऑप्शन में ए के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन इज अबाउट ए सी एंड डी। तो सी और ई के मैच का तो रिजल्ट मुझे पता नहीं है, और डी और ई के मैच का भी मुझे रिजल्ट पता नहीं है। ठीक है। पर क्या कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर एल ही आएगा या यहाँ पर डब्ल्यू ही आएगा? ऐसी कोई बाउंडेशन है? तो ये समझाने के लिए मैंने 2 टेबल बनाई है यहाँ पर कि ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा मिट गया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 केस अगर मैं बनाऊं, अगर मैं मान लूं कि सी हारा है, और क्योंकि सी एक विनर की टीम को बिलोंग करता है, तो विनर की टीम के अंदर 5 बार तो मुझे डब्ल्यू लिखना है, और 2 बार मुझे एल लिखना है। 2 बार मैं एल लिख चुका और डब्ल्यू कितनी है? 4 बार। तो डब्ल्यू 5 बार हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? डब्ल्यू आएगा। या फिर मैं उल्टा भी मान सकता हूँ। उल्टा कैसे? कि मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये ई से अपना मैच जीता था, और ये यहाँ पर डी से अपना मैच हारा था, तभी तो इसके 5 बार डब्ल्यू और 2 बार एल कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप दोनों टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ पर भी 5 बार डब्ल्यू और 2 बार एल लिख पाओगे। यहाँ पर भी 5 बार डब्ल्यू और 2 बार एल लिख पाओगे। यहाँ पर भी 5 बार डब्ल्यू और 2 बार एल लिख पाओगे, टेबल कंप्लीट कर पाओगे। और यहाँ पर भी आप बाकी के बचे हुए विनर्स के अंदर ही 5 बार डब्ल्यू 2 बार एल आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर भी 5 बार डब्ल्यू और 2 बार एल आप आराम से लिख सकते हो। और यहाँ पर भी 5 बार डब्ल्यू और 2 बार एल आप आराम से लिख सकते हो। ये आप खुद लिख करके देखो। इसका मतलब क्या है कि इस वाले टेबल, ये वाली टेबल भी हमारी पूरी पूरी कंप्लीट हो रही है, कोई कहीं कोई वोलेशन नहीं आ रहा। वोलेशन कैसे आता? कि ये वाला केस मानने से, मान लो किसी विनर के सामने 4 बारी विन आती है और 2 3 बार
एल आ जाता, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये वाली टेबल पॉसिबल नहीं है। तो एक ही टेबल आती और एक टेबल आती तो कोई डेफिनेट आंसर आ जाता। ठीक है, पर यहाँ पर ये दोनों की दोनों टेबल बन जाएंगी पूरी पूरी, और कहीं कोई वायलेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सीबीडी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो आप सभी लोग बताना कि आपको ये सेट कैसा लगा, और कमेंट करना, है ना। मुझे ये देखना है कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है इसका, वो किस हद तक आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा। ठीक है, लिखना, इसके अंदर परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हो कि हमें 80% समझ में आया, या 90% समझ में आया, या पूरा समझ में आया, या बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ में।